नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर है, नई दिल्ली पर है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस वक्त नई नई कहानी बना रहा है। कहीं जेलेंस्की का एक पोस्टर छाप दिया जा रहा है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप के नाम से पर्चा काटकर मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, कहीं यूक्रेन वाली स्क्रिप्ट फिट करके भारत को कमजोर बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एंटी मोदी मोर्चा इस वक्त सिर्फ ट्रंप और जेलेंस्की वाला पोस्टर ही छाप रहा है, मोदी के खिलाफ ही माहौल बना रहा है। इस बीच में भारत में क्या हो रहा है? क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठेगा या फिर भारत कोई एक्टिव रोल प्ले करेगा? पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध को लेकर जबरदस्त असमंजस है, अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। इसमें भारत का किरदार क्या होगा? नई दिल्ली का अप्रोच क्या होगा? भारत के विदेश मंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं, ब्रिटिश पीएम से मिल चुके हैं। भारत के विदेश सचिव इसी हफ्ते मॉस्को जाने वाले हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री इसी महीने दिल्ली आने वाले हैं। बड़े बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट्स दिल्ली में होने वाले हैं। ये वो बातें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को नहीं मिलेंगी। सोशल मीडिया पर या तो अफवाहों का बाजार आपको गर्म नजर आएगा, हकीकत क्या है ये आपको बताते हैं। सिर्फ 3 दिन में मोदी के सारे सियासी दुश्मनों का एजेंडा ध्वस्त हो गया। सिर्फ 95 घंटे में एंटी मोदी इकोसिस्टम का हिट जॉब फ्लॉप हो गया। पासा ऐसा पलटा, गेम ऐसे चेंज हुआ कि मोदी पर अटैक करने वाला स्लीपर सेल खुद ब खुद एक्सपोज हो गया। 5707 मिनटों में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मोदी विरोधी गैंग के मुंह पर ताला लग गया? इसका जवाब 3 तारीखों में छिपा है। पहली तारीख है 14 फरवरी 2025, जब व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई। दूसरी तारीख है 28 फरवरी 2025, जब वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और जेलेंस्की की तू-तू मैं हुई। तीसरी तारीख है 4 मार्च 2025, जब ट्रंप से बहस करने वाले जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, आई एम सॉरी। ट्रंप से भिड़ने के बाद जेलेंस्की के लेटेस्ट माफीनामे में क्या है? जेलेंस्की अब क्यों अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं, झुक चुके हैं? फुल डिटेल आगे देंगे। मगर उससे पहले ये देखिए कि जब 28 फरवरी को 50 कैमरों के सामने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच तू तड़ाक धमकी वाली फाइट हुई थी, तब हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों ने कैसी कैसी स्क्रिप्ट लिखी थी। कांग्रेस की टाइमलाइन पर कैसे जेलेंस्की को महान बताया गया, मोदी को कमजोर दिखाया गया। वो सारे स्क्रीनशॉट्स अब आपके सामने आ गए हैं, सारे सबूत मिल गए हैं। जेलेंस्की की वाहवाही और मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस के सारे पोस्टर्स मिल गए हैं। सबूत नंबर 1 देखिए, ये यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का पोस्ट है, जिसमें यह शख्स जेलेंस्की को स्वाभिमानी बता रहा था, ट्रंप की धमकियों से ना डरने वाला बता रहा था और मोदी को लेकर यह फैला रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री तो ट्रंप से डर गए, जेलेंस्की तो ट्रंप से लड़ गए। अब इसी शख्स का दूसरा पोस्ट देखिए। इसने अपनी टाइमलाइन पर ट्रंप जेलेंस्की की बहस वाली तस्वीर लगाई और कैप्शन क्या दिया? कैप्शन दिया, हमारे वाले मिमियाने लगे थे, इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। अब इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े उदय भानु का पोस्ट पढ़िए। इसने जेलेंस्की की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कैप्शन लिखा, दुनिया के नेता ट्रंप को जवाब देते हैं, भारत के पीएम ट्रंप को यस बॉस कहते हैं। कांग्रेस से जुड़े इसी हैंडल ने बाद में यह तक लिखा कि जेलेंस्की ने तो ट्रंप की बोलती बंद कर दी, मोदी जी अपना मुंह कब खोलेंगे? स्क्रीनशॉट आपके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इतनी नफरत कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला बता डाला और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के लिए यह नैरेटिव बना डाला कि मोदी चुपचाप भारत की बेइज्जती सह गए, चुप रह गए। आखिरी लाइन में जो लिखा है वो भी आपके सामने है, बोलने लायक शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी से बेइंतहा नफरत करने वाला यह गैंग पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को असली शेरनी बताता है। अच्छी बात है, बताना भी चाहिए।
लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की आती है तो यही लोग जरा से सियासी मुनाफे के लिए देश के प्रधान को ही कमजोर बताने लगते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, आप चौंक जाएंगे कि कैसे मोदी से हेट करते करते विरोधी अब देश को ही हेट करने लगे हैं, देश के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलाने लगे हैं। इस वक्त कांग्रेस का इकोसिस्टम अपनी टाइमलाइन पर ऐसे ऐसे पोस्टर्स भी घुमा रहा है, यह साबित करना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गए। कांग्रेस के इन पोस्टर्स की भाषा ऐसी है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने हैंडल पर इस तरह का पोस्टर कैसे डाल सकती है? कांग्रेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने ओके बॉस, यस बॉस, एट योर सर्विस बॉस, डन बॉस, एज यू से बॉस, योर विश, माई कमांड बॉस, ये कहते हुए कैसे दिखा सकती है? ऐसे एक नहीं, सैकड़ों पोस्टर्स कांग्रेस के हैंडल पर मौजूद हैं, जिसमें वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह का गुणगान करते तो दिख रही है, लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने झुका हुआ दिखा रही है, मोदी को कमजोर लीडर बता रही है। मोदी जी के सामने कहा, मोदी जी बोल नहीं पाए। ऐसे थोड़ी कोई नई बात तो है नहीं। वो बैठा करके डाटा, कहा अरे ब्रिक्स मर गया है, ये यूजलेस है, ये कांपते हैं, और मोदी जी या भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। तो मोदी जी ने कोई जवाब थोड़ी दिया। वहां क्यों गए भागे भागे भाई? क्यों नहीं बार्गेनिंग किए? नरेंद्र मोदी के सारे पॉलिटिकल दुश्मनों ने 100 घंटे तक कोशिश तो बहुत की कि ये नैरेटिव बना दो, जैसे ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को झुका दिया, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कांग्रेस ने ये माहौल बनाने की खूब कोशिश की कि ज़ेलेंस्की तो हीरो निकले, ट्रंप के सामने तेज तेज बोले, मोदी तो कुछ कह ना सके, ट्रंप के सामने मोदी चुप रह गए। लेकिन मोदी के जो दुश्मन चिल्ला चिल्ला के ज़ेलेंस्की का गुणगान कर रहे थे, ज़ेलेंस्की की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, ज़ेलेंस्की को ताकतवर डिक्लेयर कर चुके थे, अब वही ज़ेलेंस्की डरे डरे सहमे सहमे दिख रहे हैं, अमेरिका से हाथ जोड़कर शांति वाली मिन्नत कर रहे हैं, ट्रंप के अंडर काम करने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक तरह से ट्रंप प्रशासन के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कहा है कि यूक्रेन नेगोशिएशन टेबल पर बैठने को तैयार है, शांति के लिए ट्रंप के अंडर काम करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में 28 फरवरी को ट्रंप के साथ हुई तू-तू मैं-मैं पर ना सिर्फ खेद जताया है, बल्कि कह दिया है कि जहां भी बुलाओ, जिस वक्त भी बुलाओ, हम आ जाएंगे, अमेरिका के साथ डील पर साइन करके युद्ध पर परमानेंट विराम लगाएंगे। ज़ेलेंस्की का यह माफीनामा मोदी के उन दुश्मनों के एजेंडे को ध्वस्त कर रहा है जो कल तक ज़ेलेंस्की को हीरो बता रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides.
28 फरवरी वाले ट्रंप के तेवर और 5 मार्च वाले ट्रंप के तेवर में फर्क है, और यह फर्क इसलिए आया है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला मान लिया है कि रूस के साथ हो रहे युद्ध में बिना अमेरिकी मदद के जीत हासिल करना तो दूर, यूक्रेन 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकता। और ज़ेलेंस्की का इस तरह अमेरिका के आगे सरेंडर करना हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। जो इकोसिस्टम ये सोच रहा था कि ज़ेलेंस्की को हीरो बताकर मोदी पर निशाना लगाएगा, वो खुद ज़ेलेंस्की के चक्कर में अपनी किरकिरी करा बैठा। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की किरकिरी अभी और होगी, जबरदस्त होगी। भारत की धाक आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टेज पर और बढ़ेगी। और ऐसा क्यों होगा, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। बुधवार को जैसे ही ट्रंप ने पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर या कहें कि व्यापार युद्ध शुरू किया, चीन की तरफ से पहला रिएक्शन आ गया। चीन ने कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, फिर चाहे वो टैरिफ वॉर हो या कोई और वॉर, तो वो ही सही, चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत क्या कर रहा है? भारत बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका पहुंच चुके हैं। टैरिफ पर अमेरिका की बैकडोर बातचीत के हिंट मिलने लगे हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में हैं। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके हैं। यूक्रेन से लेकर ट्रेड तक हर मुद्दे पर बात कर चुके हैं। ब्रिटेन ने बयान जारी करके कह दिया है कि वो भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने जा रहा है। इस बीच 2 और डेवलपमेंट हुई हैं। भारत के विदेश सचिव इस हफ्ते मॉस्को जाने वाले हैं और इसी महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री भी दिल्ली आने वाले हैं। यानी इंडिया से लेकर अमेरिका तक, यूक्रेन से लेकर रूस तक ग्लोबल स्टेज पर डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं। इंडिया सबके सेंटर में है और उसकी वजह नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बताई है। फरवरी में ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के शानदार ऑब्जर्वेशंस भी हम सबके सामने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमें सही दिशा में सही निवेश करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी अर्थव्यवस्था का इसी तरह विस्तार करना। भारत पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये बात अमेरिका भी जानता है, ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप ने भले ही 2 अप्रैल से जवाबी आयात शुल्क वाली बात कही है, भारत का नाम लिया है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि दोनों देश इस मुद्दे को बैकडोर टॉक से सुलझा लेंगे। आज नहीं तो कल एक दूसरे को मना लेंगे। लेकिन एंटी मोदी मोर्चा इस पर भी एक नया पर्चा लेकर आ गया है। मार्च महीने में ही 2 अप्रैल वाला टेप बजाने लगा है। बुधवार सुबह ट्रंप ने टैरिफ वाली बात कही और दोपहर होते होते कांग्रेस वाले अप्रैल फूल वाली स्क्रिप्ट लेकर प्रधानमंत्री पर टूट पड़े। अनाप शनाप लिखने लगे, फिजूल की बातें करने लगे। मोदी जी को या तो उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आई, और या फिर अगर समझ गए थे तो उन्हें एक कूटनीतिक भाषा में वहां बात करना चाहिए था। क्यों टैरिफ में फर्क था? भारत के हितों के लिए ना, और भारत के हितों के बारे खिलाफ बोलते रहे मोदी जी और इतनी बात कह भी नहीं पाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे टैरिफ का भी याद हो या कोई और, गलती की शुरुआत मोदी जी आपकी विदेश नीति की वजह से हुई थी। क्या जरूरत थी आपको दूसरे देश के चुनाव में दखल देने की? आप नारा लगाने पहुंच गए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार। बाइडेन के कार्यकाल में भी वो तलखी रही, और जब फिर बाइडेन को आपने खुश करने की कोशिश की तो ट्रंप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ये जो कुछ हो रहा है आपकी गलत विदेश नीति के कारण हो रहा है। मजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
मज़ा ले रहे हैं, रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। आदमी जब रिटायरमेंट की तरफ जाता है तो इस प्रकार के मज़े लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बच्चों को खिलाना उनका शौक है, शेरों के बच्चों को, क्योंकि वो काटते नहीं ना। असली शेर जो है उनसे डरते ही है सब लोग, जैसे शिवसेना से डरते हैं तो हमको तोड़ दिया। हम भी टाइगर है, वाघ है, शेर है, तो सत्ता का दुरुपयोग करके हमको कमज़ोर करने की कोशिश की। असली शेरों से ये लोग डरते हैं, और बाकी वो छोड़े हुए जंगल में पाले हुए जो होते हैं उनसे मौज मजा करते हैं और फोटो निकालते हैं। करने दो, बोलो ना, रिटायरमेंट लाइफ है, जी रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यानी मोदी विरोधी मोर्चे को ज़ेलेंस्की के सरेंडर से झटका लगा तो वो टैरिफ वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। ट्रंप के टैरिफ का ऐलान करने के बाद भारत क्या करने वाला है, मोदी क्या करने वाले हैं, ये जाने बगैर ही मोदी विरोधी मोर्चा भारत के पक्ष को कमजोर करने वाला नैरेटिव सेट करने लगा। और हर 2 लाइन में, हर दूसरे पोस्ट में मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगा। इस इकोसिस्टम को टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, इसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। कांग्रेस मोदी पर नॉन सीरियस प्रधानमंत्री का ठप्पा लगाकर दुश्मनी निभाने की फिराक में है, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर भारत को आगे बढ़ाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। विरोधियों के झूठे नैरेटिव, नेगेटिव प्रोपेगेंडा पर रत्ती भर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नॉन स्टॉप काम करते जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है। आप सब जानते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और टैलेंट नर्चरिंग ये देश की प्रगति के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। इसलिए अब विकास के अगले चरण में हमें इन क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करना है। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए आवश्यक है। साथियों, देश का भविष्य इनोवेशन में किए जा रहे निवेश से निर्धारित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ दे सकती है। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। बात शीशे की तरह साफ है, मोदी के दुश्मन ज़ेलेंस्की यूक्रेन करते रह जाएंगे, मोदी इन सबसे आगे बढ़ जाएंगे। विरोधी एजेंडा चलाएंगे, मोदी अपने काम गिनाएंगे। इसीलिए तो मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में है और विरोधी लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है। योगी आदित्यनाथ ने आज औरंगजेब प्रेमी गैंग का सही ट्रीटमेंट बताया।
कोई सोच सकता है कि कोई नेता औरंगजेब की तारीफ करने लगे और दूसरे नेता उसको कवर फायर देने लगे। अखिलेश यादव ने 2 लाइन लिखी। क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा या महाराष्ट्र की सियासत तक ही रह जाएगा? इस वक्त औरंगजेब के नाम पर पूरा इंडिया अलायंस टूट गया है। उद्धव ठाकरे अखिलेश के खिलाफ हो गए हैं, कांग्रेस अखिलेश के खिलाफ हो गई है। कल तक जो मसला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिलाए हुए था, अब वो यूपी की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। औरंगजेब से मत रखना हमदर्दी, वरना योगी उतार देंगे गर्मी। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब से मत करना प्यार, वरना बाबा कर देंगे उपचार। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता। औरंगजेब से मत नाम जोड़ो, वरना चुपचाप भारत छोड़ो। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब पर आग मुंबई में लगी है, गर्मी यूपी में महसूस हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को औरंगजेब नाम की बीमारी लग गई है। सिम्टम बता रहे थे, लिहाजा बाबा ने पूरी समाजवादी पार्टी को इसका इलाज बता दिया। योगी ने जो इलाज बताया उसका पूरा नुस्खा पूरी डिटेल में सुनिए। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। जैसे ही योगी कोई उपचार बताते हैं, सबसे ज्यादा मिर्ची समाजवादी पार्टी को लगती है। गलत क्या है? औरंगजेब बीमारी ही तो है। भारत में आया तो मंदिर तोड़वाए, कत्लेआम किया, जबरन धर्मांतरण कराया, भाइयों की हत्या कराई, अपने पिता को जेल में बंद करके रखा, बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाया। जो अपने पिता का ना हो सका, जो अपने भाई बहन का ना हो सका, जिसने समाज में जहर घोल दिया, वो बीमारी ही तो है।
भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है, और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, BBC लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। लेकिन विडंबना देखिए, योगी कहते रहे कि अगर औरंगजेब से दिक्कत नहीं है तो खंडन कीजिए, एक्शन लीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ना तो इसका खंडन कर रही है, एक्शन छोड़िए, खुलेआम अबू आजमी के बयान का समर्थन कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लंदन में हैं। औरंगजेब का असर यूपी की सियासत पर क्या होगा और क्या हो सकता है, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसीलिए अबू आजमी की बात को वो सही साबित करने के लिए विचारधारा की आजादी का लेक्चर देने लगे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी निलंबन की बात तो दूर, खंडन भी नहीं करेगी। योगी को पता है कि 80% सनातन वाली पिच पर बैटिंग कैसे की जाती है, इसीलिए जब औरंगजेब वाली लूज गेंद मिली तो सीधा छक्का मार दिया। अखिलेश के लिए इस पर जवाब देना कितना मुश्किल हो रहा है, बस इसी से समझ लीजिए। कुछ ही देर बाद योगी पर काउंटर करने के लिए लंदन से एक और जवाब आ गया। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, नियमों का। उनको ऐसी बात तो कहीं नहीं होगी जिसके लिए उनकी इलाज की ज़रूरत हो, उसके निष्कासन की ज़रूरत हो। चूँकि वो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान चलता है, इसलिए वो अपने एजेंडे की तरफ चल रहे हैं। ये इस पर कोई गंभीर बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, और न उन्हें निकालने की आवश्यकता है, न उनको किसी तरह से प्रताड़ित करने की आवश्यकता। अखिलेश जी ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने भी ट्विटर पे इनके बारे में लिखा है और इसमें समर्थन किया है। और जो उनके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई आज विधानसभा मुंबई से महाराष्ट्र से हुई है, उस पे उन्होंने काफी मतलब उस पे उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ये सरकारें सांप्रदायिक हैं, उनका एजेंडा हिंदू मुसलमान है। जब तक मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक उनका सांप्रदायिक स्वभाव बढ़ेगा नहीं, इसलिए उसी के अंतर्गत ये बातें होती हैं। अखिलेश क्यों अबू आजमी पर खोलकर स्टैंड ले रहे हैं और योगी क्यों कह रहे हैं कि आखिर औरंगजेब के महिमा मंडन के पीछे समाजवादी पार्टी की कौन सी नस दबी है? दरअसल इसके पीछे 2027 की यूपी की सियासत छिपी है। औरंगजेब मतलब समाजवादी पार्टी का कोर मुस्लिम वोट यूपी में 20% है, पश्चिम यूपी में 20% है, रोहेलखंड में 38 से 42%, पूर्वांचल में 15 से 16%, सेंट्रल यूपी में 9 से 28%, उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। अबू आजमी भी इसी वोट से जीतते हैं, अखिलेश भी इसी वोट से 2027 की तरफ देखते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी औरंगजेब को नहीं छोड़ती है, औरंगजेब के पीछे पीछे दौड़ रही है। अब सवाल है कि अखिलेश क्यों अबू आजमी को दानिशमंद और बेमिसाल विधायक बता रहे हैं और उनके औरंगजेबी सोच के कायल हो रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में समाजवादी पार्टी जिंदा है तो वजह अबू आजमी ही है, जो 2 से 3 सीट पर असर डालते हैं। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है,
डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले। कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको, ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। चाहे अखिलेश हो या योगी, दोनों 2027 को ही देख रहे हैं। अखिलेश की दूरबीन 20% मुस्लिम वोट 2027 में देख रही है और योगी 80% सनातनी दूरबीन से 2027 देख रहे हैं। महाकुंभ में फुल चार्ज हो चुका 80% सनातन वोट को औरंगजेब ने फिर से रिचार्ज कर दिया है। योगी 2027 तक ऐसे ही रिचार्ज करते रहेंगे क्योंकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल्कीपुर में योगी को मिल चुका है। इसीलिए जब विधान परिषद में योगी बोल रहे थे तो हर मिनट में महाकुंभ का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी को कोस रहे थे। याद कीजिए, जब मौनी अमावस्या का हादसा हुआ था तो कांग्रेस ने हजारों मौत की बात उड़ा दी थी। अखिलेश यादव महाकुंभ के आंकड़ों को झूठा बताकर मजाक उड़ा रहे थे। संगम के पानी में समाजवादी पार्टी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट घुमा रही थी कि संगम का पानी प्रदूषित है। इसलिए जब मौका मिला तो समाजवादी पार्टी को योगी ने महाकुंभ का पूरा अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति शास्त्र समझा दिया। आप पीटीए की बात करते हैं, मैं तो एक नाविक की चर्चा कर रहा हूं। मैंने कल भी सदन में की थी। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। योगी ने बताया कि कैसे 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए, लेकिन ना छेड़छाड़ हुई, ना कोई क्राइम की वारदात हुई। योगी का फोकस सीधा है। 80% सनातन वोटर लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ता है और औरंगजेबी सोच को नकारता है। योगी की स्ट्रेंथ क्या है? समाजवादी पार्टी को तब समझ में आया जब योगी ने राम मनोहर लोहिया का एक कमेंट सुनाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का भाग माता नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में संविधान विरोध, आरक्षण विरोध का नैरेटिव फैलाकर 37 सीटें जीत ली। इसके बाद से योगी बहुत सतर्क हैं। महाकुंभ की भीड़ से योगी का आत्मविश्वास जगा है, जिसने जाति पाति की दीवारों को तोड़ दिया है। और यह बात समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास पीडीए का सिर्फ ए रह गया है, जो डी दलित लोकसभा चुनाव में सपा की तरफ झुक गया था। लेकिन अब योगी उसे वापस सनातन से जोड़ने में जुट गए हैं। मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं। ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो, हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। योगी जिस पिच पर खेल रहे हैं, भतीजे से लेकर चाचा तक डर रहे हैं। ये केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। एक बात तो साफ है कि मुंबई से उठी औरंगजेब की चिंगारी ने मुंबई की सियासत में आग तो लगा ही दी है, यूपी की सियासत में भी उबाल ला दिया है। अखिलेश का कोर वोट को डिफेंड करना मजबूरी है। यही मजबूरी योगी के लिए संजीवनी बन गई है, जिसे योगी किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते।